नमस्कार मित्रों। फोरम फॉर क्रिएटिव रेजिस्टेंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कानूनों को लेकर तो इस देश में बवाल अंग्रेजों के समय से होता आया है, पर आज बहुधा स्वतंत्र भारत में ऐसा बवाल जो कि 3 कानूनों के कारण मचा हुआ है और इस बार दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है। तो करीबन 90,000 ट्रैक्टरों की बातें आ रही हैं, किलोमीटरों तक हमारे किसान भाइयों ने दिल्ली का घेराव सारे बॉर्डरों पे कर रखा है। तो इस बवाल का जो मूल कारण है वो हमारे यहाँ कहा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो बैक टू द वेदास। तो जितनी भी पब्लिक स्पेस में कमेंट्री आ रही है, तो ये बवाल का मुख्य कारण क्या है। तो हमें लगा कि हम इस बात को एक वीडियो के माध्यम से, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो एक्ट है उसके माध्यम से कुछ प्रस्तावित करने की चेष्टा करें। तो आइए, ये 2020 के 3 विधेयक रहे, एक्ट्स रहे, 20 ऑफ 2020, 21 ऑफ 2020 एंड 22 ऑफ 2020। ये 3 कानून जो इस देश में आए। सबसे गौरतलब बात यह है कि ये तीनों कानूनों को, जो कि एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल कानून बताया जा रहा है कि भारतवर्ष की कृषि के इतिहास को यह बदल डालेगा। हम, जैसा कि हम सभी को पता है कि 1965 तक भारत अंग्रेजों की गुलामी के बाद खाने को मोहताज था। पीएल 480 के अंतर्गत अमेरिका से हमें भीख मांगनी पड़ी कि भाई हमारे खाद्यान्न के लिए आप हमें कुछ खाद्यान्न भेजिए। तब हमारे तब के लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोमवार के व्रत की बात रखी, जिसको पूरे देश ने स्वीकारा। यह देश आनुगत्य में चलता है, यह देश विश्वास पर चलता है, और अगर कोई विश्वास पात्र नेता, विश्वास पात्र बात उससे कही जाती है। यही हमने 4 साल पहले भी किया कि जब विमुद्रीकरण की बात आई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात के 8 बजे आकर पूरे देश को कहा कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो पूरे देश ने उसको स्वीकारा, क्योंकि एक आवश्यकता थी इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की, और प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विश्वास था, उनकी एक साख थी उस समय। और पूरे देश ने, कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ। हाँ, क्रिटिसिज्म तो होता ही है, उसका तो खैर कोई अंत ही नहीं, पर देश ने स्वीकारा, और कुछ तकलीफें भी हुई, पर देश उसको पार कर कर चला गया। उसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो हम सभी काफी कुछ जानने लग गए हैं। पावर ऑफ हाइंडसाइट जिसको कहते हैं। इनफैक्ट इसका हालत तो यह हो गई है कि विमुद्रीकरण की बात ही नहीं होती वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल नीतियों को लेकर। तो बहुत ही उसको सुंदरता से दबा दिया गया है, उसकी कब्र खोदकर उस पर पौधे लगा दिए गए हैं। इट वॉज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स which could not probably succeed to the level it was showcased over there. Anyways, वो past है, but past has a impact on the contemporary time because this defines our future. तो ये जो बवाल मचा हुआ है, ये जो अविश्वास की जो कड़ी है, इसका सबसे पहला जो मूल रहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल विधेयक है, इनको भी उसी विमुद्रीकरण की तरह गुपचुप तरीके से अध्यादेश के माध्यम से 5 जून को इसको लाया गया प्रभाव में। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के माध्यम से अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस, वी ऑल नो, आर सम ऑफ द इमरजेंसी पावर्स विच द कैबिनेट हैज गॉट, कि अगर देश में कुछ बात होती है तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो 5 जून को यह अध्यादेश देश पर लागू कर दिया गया, और उसके बाद पार्लियामेंट में, संसद में इसको 26 सितंबर को प्रस्तुत किया गया, और 27 सितंबर से यह देश में कानून के रूप में तो ये 5 जून से ही प्रभावी माना गया। दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव बात। तो ये तीनों कानूनों को, ये जो 3 कानूनों की हम बात कर रहे हैं, हमने तीसरे से प्रारंभ किया, रिवर्स उससे, कि इस बवाल को हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई, ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी। इस देश का पूरा राजनीतिक घटना चक्र, पूरा राजनीतिक पटल 1947 के बाद 1975 की जो इमरजेंसी थी, उसने इस देश को झकझोरा। तो
ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी थी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल कानून हमको लाने थे, तो उनको एक अध्यादेश के माध्यम से सबसे पहले लाया गया। तो इसने कहीं ना कहीं एक विश्वास को तोड़ा कि बिना चर्चा के, बिना एक समुचित एक कंसेंसस क्रिएट किए हुए, जैसे आप दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक लंबी प्रक्रिया चली, एक बार का ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर दूसरी बार एक कमेटी बिठाई गई कस्तूरी रंगन साहब के निर्देशन में, और बड़े ही सुंदरता से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी वर्गों से, सभी तरफ से उसकी स्वीकार्यता है। तो कंसेंसस बिल्डिंग इज द कोर ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, ऐसा हम सिविक्स में पढ़ते हैं। और कानून के विशारद और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की तो बात ही छोड़िए, तो ये तो दिस इज इम्प्रेग्नेटेड राइट एट क्लास 6 ऑनवर्ड्स। जब बालक 10 या 11 वर्ष का होता है, तभी उसके हृदय में एक एज अ सिटीजन ये पहली बात आरोपित की जाती है, द फाउंडेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, कि इट इज नॉट जस्ट डिक्टेटिंग द रिट ओवर द पीपल बाय सच मैकेनिज्म्स। ये किसान के कानूनों की बात थी। यह कोई भारत के लद्दाख की सीमा पर एक विदेशी आक्रांता द्वारा हमारी भूमि हड़पने का मसला नहीं था, जहां पे ऑब्वियसली तो ऐसा कोई क्लासिफाइड विषय भी नहीं था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो। यह तो एक बड़ी डिबेट है, और लोकतंत्र में तो एक विचार का एक बड़ा ही आदान प्रदान होना चाहिए। इसीलिए तो संसद की इतनी बड़ी परंपरा रखी गई है, और अभी आज से कुछ ही दिनों में नए संसद भवन की भी नींव रखी जा रही है। तो क्या हम नए संसद भवन की नींव इस तरह के अविश्वास पर रखेंगे? तो अविश्वास की जो आधारशिला 5 जून 2020 को रखी गई, यह वास्तव में एक पीड़ादायक है। कहीं ना कहीं कोई भूल चूक रही, और अगर कोई ऐसा आपद कारण था, तो क्यों नहीं सरकार आगे आकर उस बात को कहती कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था। कोविड के बीच में, कोविड की महामारी के बीच में, जब पूरा देश फर्स्ट अनलॉकडाउन होना शुरू हो रहा है, पूरा देश घबराया हुआ है, ऐसे में आपने ऐसे युगांतरकारी परिवर्तन पूरे देश पर थोप दिए ऑर्डिनेंस के माध्यम से, तो इसने अविश्वास की पहली धारा तो यहां प्रस्तुत कर दी। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों ने चक्का जाम करा हुआ है, और डिस्पाइट देयर ऑर्गेनिक एंड स्कैटर्ड मूवमेंट, कोई लीडर एक व्यक्ति नहीं है, नाना प्रकार से जिस तरह के फोटोग्राफ्स हमारी मीडिया दिखा रही है, अलग अलग स्थानकों से लोग आए हैं, पर उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है कि एमएसपी एमएसपी को एज अ प्रिंसिपल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का को एक लीगल जामा पहनाया जाए, उसको एक वैधानिक स्वरूप दिया जाए। बिकॉज ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे लंबा, वी टेक प्राइड कि वी हैव द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम सबसे नए रिपब्लिक हैं, पर वी टुक सो मच ऑफ टाइम, आर फाउंडिंग फादर्स, अभी हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को। तो ये भावना भारत के विभिन्न प्रांतों से इतनी बड़ी, हमने जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तो हमारे उस समय के मनीषियों ने यह जानकर हर चीज को लिपिबद्ध करने की कोशिश करी, चेष्टा करी कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम है, इतनी कॉम्प्लेक्स बहुभाषाएं हैं, ज्योग्राफीज हैं, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर, इस देश को जुड़े रहना है, तो क्यों ना हम आज ही इसको लिपिबद्ध कर दें। एक बड़े बूढ़ों की तरह उन्होंने हर बात को जितना संभव था उसमें डाला, इस सोच के साथ कि भविष्य में आने वाले लोग इस परिपाटी से, इस संकल्पना से, एक संरचना से they will be governed, and there will be a peace, order and prosperity in the country, and thankfully so we are continuing as a nation. Otherwise, if you see history, many of the nations have failed after gaining independence in after World War II. So our constitution played a very important role in keeping this nation together. तो जो कानून में एक बात किसान बार बार कह रहे हैं कि आप कानून के अंदर एमएसपी को डालिए। अब हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे इन एक्ट्स के माध्यम से ही। ये एक्ट है, इसका नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, नंबर यानी कि 22वां 2020 का। इस पूरे एक्ट में एमआरपी यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स को इन्होंने मॉडिफाई किया है, और एक बड़ी अद्भुत बात रखी है कि
इस एक्ट के सारे प्रावधानों को, जो पुराना एक्ट बना हुआ है उसका अमेंडमेंट है कि कोई भी स्टॉक लिमिट हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं। गौरतलब बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार ने इसमें अपनी विद्वता का परिचय देते हुए यह कहा है कि हम इस एक्ट के अंतर्गत अब तब ही इंटरवीन करेंगे इन दो कंडीशंस के अंतर्गत। यानी कि इन्होंने एमआरपी की, अगर कृषि उत्पादों का मूल्य 100% बढ़ जाता है, या फिर इन द केस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, सब्जियों के जैसे प्याज की कीमतें बढ़ गई, आलू की, टमाटर की कीमतें बढ़ गई 100%, या फिर 50% इन द केस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड प्रोड्यूस, राइट, ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने पहले, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से कम है, उस प्राइस को एक मापदंड बनाकर अगर 100% दुगना हो जाता है या ड्योड़ा हो जाता है इन द केस ऑफ फूड ग्रेन्स। और ये इन्होंने एक मूल बात जो हम रखना चाहते हैं कि सरकार ने एक सर्किट ब्रेकर की संकल्पना इसमें की है, एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है। बड़ा सुंदर प्रयास है इसको, कि भाई हम अब वो लाइसेंस और कोटा राज नहीं चाहते कि भाई वो इंस्पेक्टर आ जाएगा और कहेगा कि अरे तुमने तो जमाखोरी कर ली। तो जमाखोरी को इन्होंने एक एक अलग दृष्टि से आज 2020 में देखने की बड़ी सुंदर चेष्टा करी है। तो बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो तीसरा कानून है जिसमें संशोधन मात्र किया है, 2 कानून नए आए हैं जिन्होंने बहुत सारी विधाओं को बदला है, पर ये कानून एग्जिस्टिंग है जिसमें केवल संशोधन किया है। और इस संशोधन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मूल्य वृद्धि, कृषि उत्पाद की मूल्य वृद्धि किसी एक सीमा से ज्यादा होती है तो सरकार एक्ट करेगी, अन्यथा कोई कितना भी खरीदे, कोई कितना भी भंडारण करे, कोई कितना भी क्रय विक्रय करे, उसके लिए सरकार ने छूट दी है। तो ये बड़ा ही एक 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 सुंदर प्रयास है, क्योंकि इन तीनों जो ये जो कानून आए हैं, इनका आपस में एक बड़ा सुंदर तालमेल है। जैसे डॉक्टर जो है वो लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम या मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को लेकर उसका एंड इफेक्ट बताता है, एक डायग्नोसिस करता है, इसीलिए थोड़ा पेचीदा हो गया है। ये अगर एक कानून होता तो एक कानून में एक सीधी सीधी बात, एक लीनियरिटी आती, पर ये क्योंकि मिला जुला 3 कानूनों का घालमेल है, तो उसका जो एंड इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा समझ में नहीं आ सकता, और उसका जो प्रोग्नोसिस है, उसका जो एंड आउटकम है, वो विभिन्न 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 सिचुएशंस बनती हैं। मेनी सिनेरियो एनालिसिस डू कम इनटू प्ले बिकॉज ऑफ these 3 different acts. Had it been a one single act, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कानून ज्यादा ना बनाए जाएं, पेचीदा ना बनाए जाएं, उनकी जो समझ है, उन्होंने संविधान दिवस पर ये वक्तव्य दिया, पर कहीं ना कहीं ये जो 3 कानूनों का झमेला आया, ये शायद वो पहले ही बन चुका था। वो कहां से प्रभावित हुआ यह तो विधि जन ही जाने, अंदर के लोग ही जाने। पर यह बात इस एक्ट में हमें बस इतना ही कहना है कि दे हैव प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर फॉर द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। जैसे हम पैकेज फूड में देखते हैं, बिस्कुट के पैकेट पे देखते हैं, या अन्य डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हम देखते हैं कि एमआरपी, इससे ऊपर दाम कोई ले नहीं सकता। ये भारत में ही है कि ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक एक्ट बनाया गया कि भैया मुनाफाखोरी इससे ज्यादा नहीं करोगे। तो कृषि जो उत्पाद है उसको लेकर देखिए, पॉलिसी लेवल पे, नीतिगत लेवल पे कोई भी सरकार हो, उसको 3 चीजें माननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस त्रयी को सदा से, भारतवर्ष में वैसे भी त्रयी का प्रस्थान त्रयी हमारे शास्त्रविद बात करते हैं, तो कृषि की 3 त्रयी को मैनेज करना है। पहली चीज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, कि देश में इतना अनाज पैदा हो कि हमारा 133 करोड़ जो हमारे जनगण मन के हम नागरिक हैं, हम सभी को भरपेट रोटी मिल सके, दोबारा से वो बेइज्जती हमें ना सहन करनी पड़े कि हमें विदेश से अपना खाद्यान्न आयात करना पड़े। तो जो PL 480 की हम लोगों ने एक डिसग्रेस हमने सही, वो ना हो। खाद्य सुरक्षा इस देश में बहुत 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 जरूरी है कि देयर हैज टू बी एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, एंड देन फिर उसके रैमिफिकेशंस है कि फूड शुड बी अवेलेबल टू अदर्स एंड ऑल, पर इतना खाद्यान्न हो।
1965 से जब भारत ने पाकिस्तान को पहले युद्ध में करारी चुनौती दी और हरा दिया, शिकस्त कर दी, तो उसके बाद से हमारे देश में जो भी ये आई बात कि 1965 से ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई, ये मंडी सिस्टम बना, ये एमएसपी की बात आई। एमएसपी पे हम अभी आएंगे, जिसपे सारा बवाल मचा हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक गारंटी सरकार ने उस समय से दी मंडी के माध्यम से, भारत का शुरुआती दौर था वो। और किस प्रकार से आज हम प्रचुरता में है, खाद्यान्न की प्रचुरता है इस देश में। तभी कोविड के क्राइसिस में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे 90 करोड़ लोगों को एक बड़ी एक खाद्यान्न की एक सहायता प्रदान करी कि जब अर्थदृष्टि से देश वास्तव में टूट गया था, तो बिकॉज ऑफ अवर फार्मर्स दिस सपोर्ट कुड बी गिवन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड प्राइसिंग। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये जो राइडर लगाया है कि भाई दुगना मूल्य होते ही सरकार आ जाएगी, या ड्योढ़ा मूल्य होते ही सरकार प्रभाव में आ जाएगी, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, तो ऐसा भी ना हो कि कीमतें एक स्तर के ऊपर चली जाए, अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाए। क्योंकि मध्यम वर्ग है, मजदूर वर्ग है, पूरा एक विविध देश है हमारा। 133 करोड़ हैं हम, अमेरिका की पॉपुलेशन केवल 33 करोड़ है, हम उनसे 100 करोड़ ज्यादा हैं। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो 20 लाख करोड़ डॉलर में है, और हम लोग 2 लाख डॉलर टच करने में कठिनाई हो रही है। तो वो एक अलग मुद्दे हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। पर अफोर्डेबिलिटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि 50 करोड़ व्यक्ति, जो आज भी कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। जीडीपी का कुछ भी परसेंटेज हो, बट रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग फॉर द फार्मर्स, कि किसान को अपने श्रम का, क्योंकि खेती इज नॉट लाइक अ फैक्ट्री प्रोडक्शन। फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। आप एक पर्टिकुलर इनपुट है और एक पर्टिकुलर आउटपुट है, और एक लिमिटेड वैल्यू एडिशन आप उस फैक्ट्री कंडीशन में निकालते हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी है, जहां एक डिजाइन फ्रंटियर है, जहां बैंकिंग लोन्स है। इट्स अ वेरी वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन। बट फार्म एंड फैक्ट्री आर डाइवर्स थिंग्स। फार्म में आपको नहीं पता कि कब नेचुरल डिजास्टर्स, कब नेचुरल कैलेमिटी, ओला कब गिर जाए, कब बेमौसम बरसात हो जाए। क्लाइमेट चेंज की बात अभी आज ही हमने सुना कि एवरेस्ट की हाइट जो कभी 8,848 थी, वो 8,851 के बीच में हो गई, और अब वो कुछ थोड़ी सी 8,848 से कुछ मीटर बढ़ी हुई बताई गई है। तो क्लाइमेट चेंज का इतना बवाल मचा हुआ है, तो खेती पर उसका बहुत फर्क है। तो इतनी अनसर्टेनिटी के साथ में किसान अपनी खेती करता है, तो फार्म का जो प्रोड्यूस है उसको रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग तो मिले। इतना रिस्की बिजनेस है। आज अगर आप इंश्योरेंस की क्लॉजेस देखेंगे, तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी बाकी नाना प्रकार की इंश्योरेंसेस में सीधे सीधे प्रीमियम बन के और सीधे सीधे वो उसका क्लेम सेटल हो जाते हैं। पर फार्म्स को लेकर जो फार्म इंश्योरेंस है उसकी बातें हैं ज्यादा, but that is a very complicated space because no insurance company wants to risk itself into the farm insurance business. तो इतने रिस्की बिजनेस में फार्मर का रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग तो बनता है भाई। आफ्टर ऑल 50% हमारी जनता, 50 करोड़ से ज्यादा अगर खेती पर निर्भर है, अगर उनको ही सही सही मूल्य मिल जाए अपनी खेती का, तो देश गरीबी कहाँ रहेगा। गरीबी हटाओ की बात तो किसानों से ही प्रारंभ होती है। तो किसान को अगर सही मूल्य मिलेगा, तो खेती में काम करने वाले मजदूरों को भी सही मूल्य मिल जाएगा। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कही 2014 के स्पेस में, कि इंडियन इकोनॉमी हैज टू बी अ ट्राइपार्टाइट इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी एंड सर्विसेज इकोनॉमी। तो एक त्रयी की बात भी उन्होंने उस समय कही, जिसके प्रति प्रयास हुए। तो हम उस पर भी आना चाहेंगे कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ से दिक्कतें सुलझाई जा सकती हैं। तो एज अ प्रिंसिपल, एज अ सिद्धांत की सर्वव्यापक समावेशी सिद्धांत के रूप में एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की संकल्पना हमारे इन कानून त्रयी में पिरोई गई है। तो एमआरपी की सिद्धांतता तो है। अब आइए चलते हैं हम दूसरे कानून पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जिसमें एक सूत्र पर
उसकी स्वीकार्यता में जो किसानों की मांग चल रही है इस पूरे आंदोलन में, कि आप एमआरपी को तो आपने लीगल जामा पहना दिया कि भैया इतने से ऊपर अगर रेट जाती है तो सरकार आ जाएगी प्रभाव में और सारे इंटरवेंशन शुरू हो जाएंगे, राइट? बट अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है, इसको दो दो इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। इसका एक्ट का नाम बड़ा लंबा लंबा नाम रखा है, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंजली, मोदी साहब ने जितनी स्कीमें पिछले 6 वर्षों में लॉन्च की हैं, उन सबके बड़े ब्यूटीफुल, बड़े सुंदर सुंदर एक्रोनिम्स यानी कि लघु नाम उभर उभर के आए हैं, और उनका उनका एक्सपेंशन होता है, क्योंकि विधि का मामला है तो आप वो नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी इनके नामकरण में कहीं भी मोदी जी की छाप नहीं दिखाई पड़ती, कम से कम। उन्होंने स्वामित्व स्कीम की बात कही, तो स्वामित्व का फुल फॉर्म है, बट स्वामित्व, क्या सुंदर उनकी परिकल्पना है कि किस प्रकार से उन्होंने उसको जोड़ दिया। एक बड़े ही बड़े ही सुंदरता से एक पॉलिसी डेक उन्होंने उभारा है, पर इस एक्ट में ये एक्रोनोमाइज करने में सब परेशान हो जाते हैं, भैया ये इसका नाम ही याद रखना इतना लंबा लंबा लंबा, तो लगता नहीं कि उनकी छाप है। पर फिर भी जब आप एक शीर्ष पर होते हैं तो नाना प्रकार के दबाव हम पर पड़ते हैं, और जिस प्रकार से एफडीआई ड्रिवन डेवलपमेंट की बात है, भारत का रुपया आज 76 रुपया पे लुढ़क गया है डॉलर के मुकाबले, और केवल अगस्त के माह में 1,30,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जबकि 2020 में 20,000 करोड़ प्रति माह का ही एक औसत चलता चला जा रहा है। तो मैक्रो लेवल पे क्या मजबूरियां हैं, क्या दबाव है, ये सामान्य मानवी तो नहीं जानता। पर हम इस एक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिक्कतें कहाँ हैं। हमारी जो व्यक्तिगत इसमें क्लोजर रीडिंग, जो कहते हैं कि मानस का पाठ आप कर रहे हैं, तो आप जब बहुत गहराई से पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो उसका अर्थ स्फुरित होता है। तो कानून के जो कोड्स हैं ये भी उसी प्रकार से लिखे जाते हैं, बड़े ही विद्वान मनीषियों के द्वारा, और इसका इंटरप्रिटेशन जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो एक एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। तो हमें लगता है कि इस एक्ट में बहुत 3 जगह जो मे क्लॉज लिखा है उसको अगर मस्ट क्लॉज में बदल दिया जाए तो ये सारा बवाल, ये जो सारी जद्दोजहद है, ये जो सारा, भाई दिल्ली को घेरा तो बहुत गया है इस्लामी आक्रांताओं द्वारा, दिल्ली का बहुत ही प्लंडर हुआ है बहुत समय तक, पर किसानों द्वारा इस प्रकार से इस सर्दी में इतना लंबा घेराव, यानी कि पीड़ा कुछ गहरी है। आप चाहें कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, और किस प्रकार के ओलंपिक किसान, ओलंपिक को झेलते हुए किसान हरियाणा की पूरी भूमि से वो जीतते हुए, जैसे हर्डल होता है, एडवेंचर स्पोर्ट होता है, आप अगर उन वीडियोस को देखिए, कभी कोई बनाएंगे फिल्मकार, कि किस प्रकार से सड़कें खोद दी गई, किस प्रकार से हर्डल्स क्रिएट कर दिए गए, तो एक बड़ा ही रोमांचक दृश्य था। पर उस सबको ब्रेव करते हुए, पूरी शांति और धैर्य रखते हुए किसान अगर आया है, तो केवल ये मे और मस्ट के बीच की ही लड़ाई दिखती है। तो आइए जरा उस पर प्रकाश डालें। तो ये जो एक्ट है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये जो नाम दिखते ही लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की छाप इस पर बिल्कुल नहीं है। ये तो कहीं इससे आया है, कहीं से घुसेड़ा गया है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि लिफाफा बता देता है खत का मजूमन। तो ये जो नाम है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की छाप तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ती। इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देखिए RFD सिस्टम था, रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट उसको चलाता था कि भाई हर मंत्रालय का पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट होगा। प्रधानमंत्री जी ने उसको स्क्रैप कर दिया, ये बवाल बेकार है, हम प्रगति लाएंगे। और वास्तव में उन्होंने जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन किया, और ये उनकी बखूबी है। The kind of operational agility which this leadership has brought into the Indian governance is kabile tareef. It is worth saluting, because this is the agility, this is the commitment to work almost 24/7. Our ministers are literally dying out of work. So it is really tough to survive under such a committed and such a visionary leader. But as far as the name goes, this probably doesn't bear his name, his credence over there. यहाँ पे इस फॉर्म की एक सब उसमें बताया गया है कि भाई
क्यों ये है? An act to provide for a national framework on farming agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith और incidental thereto. तो ये कानूनी भाषा है, thereto, incidental, ये सब बातें हैं. कानून पढ़ने में ये लॉ की कक्षा नहीं है, तो पूरा लॉ हम क्लॉज बाय क्लॉज नहीं जाएंगे. मूल बात जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कि जिस पर बवाल है, जिस पर किसान कह रहा है कि भाई एमआरपी तो है, हमारी सर्किट ब्रेकिंग तो आप कर देते हो. प्याज का मूल्य जैसे ही 100 रुपया किलो हुआ, पब्लिक में हाहाकार मचा, तो सरकार अपनी भंडारण खोल देती है और प्याज की कीमतों को गिरा देती है. तो वन साइडेड तो आपने प्याज की कीमतों के लिए कानून में स्ट्रक्चर डाल दिया. आप यह कह भी रहे हो कि हम एमएसपी की एश्योरेंस दे रहे हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही किया गया, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की स्थापना की गई, कि भाई किसान खेती करेगा क्यों. और ये बात गौरतलब होनी चाहिए, ये हम एक प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, कि विश्व भर में किसानों को खेती करने के लिए सरकारें, वहां की सरकारें, औद्योगिक सरकारें, सर्विसेज, आईटी एज की सरकारें, स्पेस एज की सरकारें उनको अनाप शनाप सब्सिडी देती हैं. और अभी बहुत ही रिसेंटली हमारी खुद की भारत सरकार के अफसरों ने कहा कि हम तो वो सब्सिडी देते ही नहीं है, पर हम क्योंकि आलसी हैं, हम लोग उस सब्सिडी को उतने सुंदरता से पिरो नहीं पाए, तो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में हम फंस गए. हम फंस जाते हैं. ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है हमारे बड़े बड़े अफसरान का. ये अभी न्यूज में आया है, वो आज का प्रतिपाद्य विषय नहीं है. तो आप ये सोचिए कि अमेरिका की 33 करोड़ की पॉपुलेशन में से केवल 2% लोग फार्मिंग करते हैं. वहां तो लार्ज स्केल फार्मिंग है. और हमारी 133 करोड़ की पॉपुलेशन में 50% लोग एटलीस्ट फार्मिंग से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं. तो मूल मुद्दा इसमें जो आ रहा है कि एमएसपी की बात, यहाँ पे ये तो सारी डेफिनेशंस हैं. इस एक्ट में उन्होंने क्लॉज 5 में, मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूं, क्योंकि मे और मस्ट से क्या खेल बदल सकता है ये आपको दिखाने का प्रयास है. ये फार्मिंग एग्रीमेंट होगा स्पॉन्सर और फार्म सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है कि भाई खेत तुम्हारा, माल हमें ये चाहिए, तुम ये बना के, जैसे फैक्ट्री के पास हम जाते हैं कि भैया कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई वायर मैन्युफैक्चरर है, कोई फोर्जर है, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए बनाने को, बना के दे सकते हो क्या. तो ऐसे ही खेती में भी लोग अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर आ सकते हैं, क्वालिटी, ग्रेड. तो फार्मर कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट ओवर देयर, राइट. पर इसमें जो जो फार्मर्स को डर है, देखिए आज देश का पूरा ट्रेडर वर्ग, ई कॉमर्स जो 2008, आज से 10 साल पहले एक छोटी सी संकल्पना हुआ करती थी. सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जा जाके खुद ही बंगलोर में अपनी किताबें बेचा करते थे. और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का, उसके बाद से ई कॉमर्स ने जो लिफ्ट ऑफ करा भारतवर्ष में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बढ़ा, तो आज भारत का 7 करोड़ व्यापारी रुदन कर रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो पेनिट्रेटिव, उसका जो ट्रेडिंग कमीशन था, उसका जो ट्रेडिंग एस्पेक्ट था, वो पूरा ई कॉमर्स जायंट्स ने खत्म कर डाला है. एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पैरेलली कि भाई हमारे एफडीआई के रूल्स नहीं मानते, ये नहीं. और वो आज जो बड़े बड़े एफडीआई ड्रिवन ई कॉमर्स जायंट्स हैं, वो भारत के किसी कानून को मानने में उनकी श्रद्धा विश्वास नहीं है. वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारी सोवरेन सरकार से भी ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि अगर उनको आप छेड़ते हैं तो वो अपनी पेरेंट कंट्री के जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स यूज करके, क्योंकि भारत उदयमान हो रहा है, हमको कश्मीर में भी अपनी साख जमानी, हमारे सिविलाइजेशनल क्राइसिस हैं, तो हमको वह भी मैनेज करना है, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, हमारे इंटरनल इंटरेस्ट को, तो ये स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट. बट क्योंकि हम अग्रेसिव उधर ज्यादा हैं, तो शायद हम आर्थिक फ्रंटियर्स पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वी आर अ टॉलरेंट नेशन. तो भाई यहाँ का व्यापारी तो टॉलरेट कर लेगा. तो उसकी सोच में कि भाई अगर 7 करोड़ व्यापारी टॉलरेट कर गया, तो ये 13 करोड़ किसान परिवार जो हैं, ये भी टॉलरेट कर लेंगे भाई. तो बातें अच्छी हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे जो बवाल या जिसका समाधान हम कहना चाहते हैं, वह यह है
ये जो क्लॉज 5 है यहाँ का, इस एक्ट का, जो लंबा चौड़ा एक्ट है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दिया है पर स्ट्रक्चरली बाह्य बाह्य रूप में। इसमें ये कहता है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, the price to be paid for the purchase of a farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself। तो इन्होंने एक मे बी क्लॉज लगा दी कि किया जा सकता है, बाध्यता नहीं है। तो कानून में जो बार बार बात कहते हैं, आप अगर कानून विद किसी से भी बात करें तो मे और मस्ट में नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। तो प्राइस जो भी पे किया जाएगा, it may be determined and mentioned in the farming agreement itself। तो बाध्यता नहीं है, आप करें या ना करें आपके ऊपर है। तो फार्मिंग एग्रीमेंट की जो सैंक्टिटी है, जिसको बहुत ही जोर शोर से हमारी सारी आज सरकारी एजेंसियां और उनसे जुड़े हुए सारे जो तत्व हैं वो जोर शोर से बता रहे हैं, पर सर मस्ट भी क्यों नहीं लिख देते इसको, मे बी को मस्ट भी डिटरमाइंड कर दीजिए ना, बाध्यता बना दीजिए। कौन मना कर रहा है आपके इस एक्ट को मानने से? एंड उसके बाद उन्होंने कहा एंड इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। वो कहते हैं अगर ये प्राइस अगर वेरिएशन हो रही है, इसकी बदलाव है, मतलब हम आज फिक्स नहीं कर सकते, तो देन सच एग्रीमेंट शैल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड। तो वो कहते हैं एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर। तो अगर बदलता है तो आप बताइए कि किस आधार पर आप उस मूल्य का निर्धारण करेंगे कि अ गारंटीड प्राइस टू बी पेड फॉर सच प्रोड्यूस, कि गारंटीड प्राइस की बात कही उन्होंने। अब दिक्कत यहां आती है, क्लियर प्राइस रेफरेंस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द गारंटीड प्राइस इंक्लूडिंग बोनस और प्रीमियम टू एंश्योर बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर, एंड सच प्राइस रेफरेंस may be linked to the prevailing prices in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any other suitable benchmark prices। अब यहां पर ये सारी रणनीति, ये सारा ढांचा, ये सारा स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, पर सरकार ने यहां पर भी मे भी का प्रयोग कर डाला इस कानून में, और यह मे भी होते ही ये ऑप्शनल हो गया। इसकी जो लीगल बाइंडिंग है वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई। तो आप या तो प्राइस जो है रखें ही ना रखें, उसमें भी मे बी कर दिया उन्होंने कि इट मे बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ। तो ये जो क्लॉज 5 है यह बाइंडिंग नहीं है। अब एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन आती है कि जी आपने सुना होगा गुजरात के केस में कि भाई एक बड़ी सी कंपनी आई और उसका आलू का बीज दूसरे के खेत में चला गया, तो उस पर केस कर दिया। अब बेचारा किसान, इतना बड़ा वकील, भाई बड़े बड़े हम लोग कुछ संस्थानों से पढ़कर आए, तो कानून की जो चार दीवारी है उससे तो हर किसी को डर लगता है साहब। तो ये जो मे बी है, इस मे बी की टेक्निकलिटी को तो ये जो स्पॉन्सर्स का नाम दिया गया कि, और जिन स्पॉन्सर्स की कैटेगरीज उन्होंने प्रस्तावना में डाली है, तो अगर ये मे बी अगर मस्ट भी हो जाए, ये मे बी अगर मस्ट भी हो जाए, तो फिर किसानों की जो चिंता है, जो प्रधानमंत्री जी, जो हमारे वाणिज्य मंत्री, जो हमारे कृषि मंत्री जो आश्वासन दे रहे हैं, उस आश्वासन की परिणति लिखित में हो जाएगी। और नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कोई वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। और फिर लोग डर इसलिए रहे हैं कि साहब आप आज तो बात कह रहे हो और कल को कह दो कि साहब वो तो जुमला था, तो लिखित में चला जाएगा तो इसकी तो एक मर्यादा है ना। उसके लिए तो हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे पुरखे बना के चले गए, तो हम उस न्यायपालिका के हाथ सशक्त इसी कानून में क्यों नहीं करते? यहाँ तो कॉमा और फुल स्टॉप की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस आपको बताया कि क्लॉज 5 में ये मे भी अगर मस्ट भी हो जाए तो जी हमें श्योर्ड है, तो किसान को विश्वास आ गया कि हाँ भाई लिख के दे रहा है कि भैया मस्ट भी होएगा। तो यहाँ जो बात कही कि प्रिवेलिंग प्राइसेस इन दी एपीएमसी यार्ड, और जिसको ये लोग बेसिकली एमएसपी की बात कह रहे हैं, तो एक बेंचमार्क हो जाएगा। एमएसपी आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद के में एक अग्री बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहां के विद्वान मनीषी जो जीवन खपा ही देते हैं एग्रो कमोडिटीज की प्राइसिंग को लेकर। तो देयर इज अ होल कमीशन जो कि कॉस्ट प्लस बेसिस पे डिटरमाइन करता है
कि भैया इस फसल का इस साल ये रेट होना चाहिए। और बहुत स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों की बात हमने की, तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भैया इतना पैसा तो दो कि लागत और थोड़ा सा बेचारे को कुछ उससे सरप्लस, विद ऑल द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क कवर नहीं हो रहा जी, तो मिल जाए। तो ये एमएसपी का जो थोड़ा बहुत दर्शन अगर होता है तो ये यहाँ पे होता है, पर ये मस्ट भी करना बड़ा जरूरी है। मे बी इज अगेन अ डिस्प्यूट थिंग। तो जो चैप्टर 3 इसका है कि भैया डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो बड़े बड़े कानून, बड़ी बड़ी अंग्रेजी कानून की भाषा तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि भैया बड़ी क्लिष्ट है समझने लायक। तो हमारा वो बेचारा छोटा किसान, 86% जो किसान है वो स्मॉल है, मार्जिनल है, उसकी जो लैंड होल्डिंग है वो 2, 2.5, 3 एकड़ से ज्यादा नहीं है। तो वो बेचारा कहाँ इन पचड़ों में पड़ने वाला, वकील साहब की फीस ही देते देते मर जाएगा वो तो बिल्कुल। नाउ द सेकेंड प्लेस, दिस इज ऑल फाइन, दे आर टॉकिंग अबाउट। अब हम सीधा जंप करते हैं। एक कंसर्न यहाँ है, पर वो कंसर्न से हमारा पथ भ्रष्ट हो सकता है। मे बी दैट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो, वी विल कम टू इट। क्योंकि इस पूरे एक्ट की जो संरचना है, उसका जो प्रोग्नोसिस मेडिकल की भाषा में कहते हैं, वो प्रोग्नोसिस में ये है कि किसान इन इफेक्ट, इस कानून का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहीं भी बाध्यता नहीं कही गई कि किसान ही खेती करेगा। यानी कि मैं अगर किसान हूं तो आप मेरे साथ फार्म एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं, और द स्पॉन्सर कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद मी, एंड द स्पॉन्सर विल ब्रिंग हिज फार्म सर्विस प्रोवाइडर। अब ये फार्म सर्विस प्रोवाइडर की कोई सीमाएं नहीं बांधी गई हैं। तो इन प्रैक्टिस तो वो, और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, तो अगर उसको कंसोलिडेट करके उसको अगर बड़ी क्रॉलर, बड़ा ट्रैक्टर, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे फार्मिंग करनी है, तो दैट डजंट मेक सेंस कि वो छोटा किसान अपनी लगे रहे, अपने घर, घरवाली, बच्चे। एक एक लघु उद्यम का एक अपना आनंद है, एक जीवन शैली है खेती। तो वो किसान को इफेक्टिवली यही बात आ जाती है कि भाई तुम बैठो, हुक्का गुड़गुड़ाओ, मंदिर में जाके राम नाम का कीर्तन करो, भजन करो, हम खेती कर देंगे और प्रॉफिट में शेयरिंग कर देंगे। रियल एस्टेट में तो आज तक किसान को प्रॉफिट शेयरिंग मिली नहीं। ये बात जब लैंड एक्विजिशन की बात आई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स के लिए, तो किसान की जमीन तब तो अधिग्रहण की जा रही थी, तब भी एक क्लॉज आया कि भाई प्रॉफिट में शेयरिंग किसान को मिल जाएगी। भाई जब आपकी थाती ही चली गई, अब किसान का तो कोई इनपुट ही नहीं रहा, उसके पास तो स्वनिधि का एक डिजिटल कार्ड हो जाएगा टू पुट हिज ओनरशिप एंड अ फार्म अग्रीमेंट बिल। तो ये एक रिमोट संकल्पना है, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, नथिंग स्टॉप्स इट। देखिए लॉ में जब कोई बात होती है तो मल्टीपल केस एनालिसिस, मल्टीपल सिनेरियो एनालिसिस आर डन, कि भैया वो कहते हैं ना कि बच के भागने का रास्ता ना मिले, पर इसमें बहुत सारे बच के भागने के रास्ते हैं, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ अनदर एपिसोड। तो हम दूसरी जगह मे और मस्ट पे आते हैं, जहां पे गड़बड़ लगती है हमको, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट हो इन बारीकियों पर। उनके पास इतना समय इस एक्ट को इतनी गहराई से पढ़ने का कहाँ। बड़े बड़े विद्वान न्यायाधीश भी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लेते हैं टू इंटरप्रेट अ सिंपल एस्पेक्ट ऑफ अ लॉ। तो जब कानून को हम, हमारे देश में, हमारा धर्मनिष्ठ देश रहा है, तो कानून के अंदर अगर ये मे और मस्ट का अगर द्वंद्व है, तो उसके इंसेप्शन स्टेज पर ही उसको रिडीम हो जाना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे क्लॉज 9 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लिंकेज ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस और क्रेडिट। अब मैं स्पॉन्सर हूं, मैंने आपके साथ फार्म एग्रीमेंट किया, तो आप खेती कर रहे हो या फार्म सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऑल दैट स्टफ इज अ वेरी ओपन एंडेड स्पेस। यहाँ पे भी ये कहते हैं कि अ फार्मिंग एग्रीमेंट मे बी लिंक्ड with insurance or credit instrument under any scheme of the central government or the state government or any financial service provider to ensure risk mitigation and flow of credit to farmer or sponsor or both. अब यहाँ पे घोचा क्या है? घोचा ये है कि अगर आपने इसको ऑप्शनल रख दिया, मे बी लिंक्ड, तो यानी कि आप स्वतंत्र हैं, आप आए स्पॉन्सर, क्योंकि यहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जब क्लॉज आएगा तो ये मे बी और मस्ट बी में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे आज भारत सरकार आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल
या गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना हो। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मोटर व्हीकल्स एक्ट में मे बी का प्रावधान नहीं है, आपका चालान कट जाएगा, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी साहब। पर फार्म एग्रीमेंट में आप एग्रीमेंट कर सकते हो और मे बी इंश्योरेंस की बात मे बी में डाल दी। क्यों? क्योंकि इसमें जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रहा है तो जो कारपोरेट स्पॉन्सर है उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान केवल 1.5 गुना है। अगर मैंने 100 रुपए का आपसे एग्रीमेंट किया तो कुल 150 रुपए में मैं छूट जाऊंगा, क्योंकि मैं तो, और अगर कोई फोर्स मेजोरे आ गया, फोर्स मेजोरे का मतलब महामारी आ गई, अकाल आ गया, तो अगर इंश्योरेंस नहीं ली गई तो फार्मर तो मर गया, उसका वो दंड कारपोरेट को नहीं देना है। तो ये मे भी एक बहुत बड़ा छलावा है कि इसकी जो इंश्योरेंस है बिना फार्म इंश्योरेंस के वो स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट कर ही कैसे सकता है। दिस इज अ बेसिक लॉ इन इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फार्म कॉन्ट्रैक्ट में इस क्लॉज 9 में भी क्यों डाला? ये तो बहुत बहुत बहुत, आई वुड से द रिस्कीएस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। तो अगर किसान को यहाँ पे आप मस्ट भी दे दीजिए कि इंश्योरेंस और उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम स्पॉन्सर द्वारा पे किया जाएगा, भाई उसकी भी तो उसमें लगे। तो आप ये कह रहे हो कि हम उसकी सदाशयता पर विश्वास करेंगे। देखिए, लिखित भारतवर्ष में तो मूछ का बाल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रखकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ जाया करते थे। हमारे राजपूताने में ऐसी बातें हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर ये तो कलयुग है साहब, यहां तो लिखा क्या है ऑन द डॉटेड लाइंस वही मैटर करता है, वाणी। क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड विच हैज कम ओवर, तो हम यहाँ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और यहाँ पे एक और बात जो 12वें क्लॉज में भी हम ध्यान लाना चाहते हैं। अब सरकार ये बात करती है कि भाई किसान के पास, वो बेचारा निरक्षर है, उसका समझ नहीं है, वो व्यस्त है, अपनी लाइवलीहुड का चला रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट को समझना, आज अगर किसी फैक्ट्री के पास कोई एग्रीमेंट आता है तो वो अपने वकील साहब हायर करते हैं, वो वकील साहब पढ़ते हैं, वो फिर दो वकीलों के बीच में नेगोशिएशन होता है। तो सरकार ने ये तो कहा है कि हम मॉडल एग्रीमेंट्स लाएंगे, पर उन्होंने एक बात यहां अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स पर फिर मे और मस्ट का झगड़ा यहां डाल दिया। उन्होंने कहा कि अ स्टेट गवर्नमेंट मे नोटिफाई अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री फॉर दैट स्टेट दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट्स। अब साहब आप एक केंद्रीय कानून ला रहे हैं, राइट? और केंद्रीय कानून पूरे राष्ट्र पर आरोपित कर रहे हैं। यू आर कमिंग एंड मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स आर कमिंग कि भाई बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल एक्ट कैन टेक ओवर द स्टेट एक्ट्स एंड व्हाटएवर। और अभी भी जैसे पंजाब में पंजाब सरकार ने इस एक्ट को मॉडिफाई करके दिया है, और वहां के मुख्यमंत्री जी के अनुसार वो एक्ट को राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, और अभी राज्यपाल महोदय ने वो स्वीकृति नहीं दी है, तो वो उन्हीं की टेबल पे विराज रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो मे करने से, तो भाई अगर आप एक बाइंडिंग एक्ट ला रहे हैं तो राज्य सरकारों पर एक बाइंडिंग तो होनी चाहिए। कानून तो अनुशंसा नहीं करता, कानून तो आदेश करता है। और जब हमारी 17वीं लोकसभा ने, हमारी राज्यसभा ने आदेश कर दिया तो वह तो सभी को मान्य करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट मस्ट नोटिफाई, मे नोटिफाई क्यों करा? ये स्टेट गवर्नमेंट को ये अगेन आपने एक मे के क्लॉज में घुसा दिया कि कर दीजिए, तो ये तो दिक्कत है। एंड व्हेन यू हैव टॉक्ड सो इलैबोरेटली अबाउट कि कौन स्पॉन्सर होगा, कैसे करेगा, क्या होगा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जो कि इन एग्रीमेंट की, देखिए इस एग्रीमेंट में और जो बाकी एग्रीमेंट्स होते हैं, बाकी जो रजिस्ट्री हम समझते हैं तहसीलों में जाते हैं जमीन की, क्योंकि जमीन तो स्टैटिक प्रोडक्ट है, इतने बिस्वा जमीन है साहब, उसकी रजिस्ट्री हो गई, दैट इज अ स्टैटिक डेटा। अब कहीं भी ये जो इतना सुंदर कानून है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल है, जो वास्तव में भारत भाग्य विधाता, कृषि कृषि किसान भाग्य विधाता कहें जिसको कहा जा रहा है, और होना भी चाहिए। देखिए
हमारा किसान आज इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान की समस्या से राजनीति 2008-9 से चलती आ रही है, किसान की कर्ज माफी, बट दैट इज नॉट अ लास्टिंग सोल्यूशन। तो ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, इसका रूपक क्या होगा? अरे जब इतना चिंतन मनन हुआ है तो इस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के नट्स एंड बोल्ट्स को इस सेंट्रल लेवल पर ही क्यों नहीं कसा गया, और ये मे भी क्यों रखा गया? ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को इस एक्ट की वैलिडिटी, इस एक्ट के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने की जो अपरिहार्यता है, वो क्यों नहीं डाली गई इसमें? वो नहीं डाली गई, वो भी छोड़ दी गई है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर होगा तो आप गुड़गुड़ाते रहिए, जाते रहिए, अपनी बात कहते रहिए। तो यह भी थोड़ा सा संदेह और अविश्वसनीयता प्रस्तुत करती है। तो अब इन्होंने रजिस्टर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी बातें, तो इट शुड हैव बीन क्वाइट स्टैंडर्ड। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन एवरीथिंग वाली हमारी जो सरकार है, तो हम पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए क्यों नहीं हमने इसमें जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उसको यहाँ कानून में ही क्यों नहीं डाल दिया? बिकॉज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज द आर्बाइटर, वही तो काजी है, वही तो न्याय करेगा अगर कुछ। बिकॉज केवल रजिस्ट्रेशन से ही नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन में एक एक बात, एक एक क्लॉज को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रस्ट एक्ट में आप अगर ट्रस्ट बनाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देखते हैं वहां पे। पर क्योंकि ये एक नया प्रकार का कानून आ रहा है और हमारे किसान भाइयों को, हमारे जमीनी लोगों को इन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई अनुभव नहीं है, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो एक वन ऑफ द पैरामीटर्स है जिसपे भारत ने बहुत छलांग लगाई है कि कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एनफोर्समेंट की जो बातें हैं वो यहां से गायब हैं, वो बहुत कम है। ठीक है, 8 पेज का एक्ट था, थोड़ा बढ़ जाता, एडेंडम बना देते, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो जैसे इन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट में कहा कि एवरी फार्मिंग एग्रीमेंट शेल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर अ कंसीलिएशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंसीलिएशन बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्टीज टू द एग्रीमेंट। तो ये एक कारपोरेट के लेवल पे, कि कारपोरेट और कारपोरेट हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई बराबरी वालों में ही संबंध हुआ करते हैं। तो यहाँ तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ हमारा छोटा मार्जिनल फार्मर, और कहाँ बड़ा कॉर्पोरेट। बिकॉज दैट्स हाउ दिस होल फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इज वर्किंग, कि मार्क्स न्याय की प्रभाव से कि छोटा स्टार्टअप आता है, उसको फिर बड़ा खरीद लेता है, एंड देयर इज नो end to that size of that corporation. The bubble never bursts. It just keeps on growing and growing and growing and growing. तो उस दृष्टि से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का, ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, इसके बारे में विस्तार से अगर चर्चा की जाती, इसके स्वरूप और प्रारूप को अगर रखा जाता, जो कन्वेंशनल आज तहसीलों में हालत है, और वही एक अलग अविश्वास का माध्यम बनता जा रहा है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो अन्यथा कोई आईएएस ऑफिसर है या स्टेट सर्विसेज से है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज अ काइंड ऑफ अ दंडाधिकारी, उसको ये न्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें जो पूरा का पूरा वकीलों का, इसमें पूरा का पूरा जो न्यायपालिका से इस पूरे एक्ट को साइड कर दिया गया है, वह एक तीसरा बड़ा भयावह पक्ष दिखता है। बिकॉज कुछ मानिए ना मानिए, इस जनमानस में आज भी हमारे राम मंदिर का अगर निर्णय आया तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ न्यायिक सिद्धांतों की स्थापना की। तो आज भी न्याय देर से जरूर आता है, पर इस देश में आज भी, इस समाज में न्याय प्रक्रिया को लेकर एक विश्वास है। हम जल्दी के लिए नहीं, पर भैया लगे रहते हैं। तो ये जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंटल वर्क्स में, जो विलेज के डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जो और एडमिन, वो तो उनसे संभल नहीं पाते हैं। वो बेचारे ट्रांसफर और पोस्टिंग में, अगर आप किसी भी तहसील में जाएं और किसी भी माननीय अफसर जी का, वो उनके पीछे एक पट्टिका लगी रहती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का तो हाल बहुत बुरा देखा ही है, कि उनकी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वो इतनी तेजी से होती है कि ये जो 30 दिन की इसमें जो लिमिटेशन दी गई है कि भाई 30 दिन में आपको निर्णय देना है, तो विद सो मच ऑफ लैंड अवेलेबल एंड सो मच ऑफ थिंग्स ओवर देयर, तो क्या वो एसडीएम कोर्ट जो रेगुलर इश्यूज को नहीं एड्रेस कर पा रहा, बिकॉज इन द सब डिवीजन ही इज अ काइंड ऑफ द अथॉरिटी, सर्टिफिकेट्स देने हैं, ये करना है, तो उसके केआरए को आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया एकदम से,
and an SDM is not trained in the judicial process. See, once in a while आपने मैजिस्टेरियल छोटा मोटा चलान वलान का आपने काम करा दिया, बट द लॉ, द फाउंडेशंस ऑफ लॉ, जो जूरिस्ट हैं, जो सर्विसेज से या लॉ के श्रेणी से हमारे जजेस बने हैं, दे हैव कम थ्रू अ प्रोसेस. जूरिस्प्रूडेंस की कक्षा उन्होंने लगाई है, उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ लॉ को पढ़ा है. पर आप आईएएस के इम्तिहान में तो कोई भी 2 विषय 4 विषय ले लाके 4 4 साल मगमगा के उसी विषय को, और इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, बिकॉज वहां तो शासन तंत्र है. और वह जो खतरा है, वहां जो खतरा, जो बात कही गई, जो इसमें हम आगे बताएंगे कि बड़ा एक्सप्लिसिटली इस कानून ने कहा है, मिसलेनियस में क्लॉज 17 में, कि ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सब डिविजनल अथॉरिटी and appellate authority constituted or prescribed under this act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. अब ये एक बहुत सुंदर ट्रोजन हॉर्स यहां डल गया है. वाइल सरकार ने अपने आप को इंडेमनीफाई कर दिया है कि हमारे खिलाफ, ये आप पढ़ेंगे कि कोई केस नहीं ला सकते हो, जो भी कुछ है वो प्रशासनिक अमलों में ही सुलझेगा, ये सब कुछ प्रशासन का ही खेल रहेगा. कॉन्ट्रैक्चुअल 1.5 गुना वो दे देगा पेनल्टी ज्यादा से ज्यादा, या किसान जो है, अगर किसान के विपक्ष में जाता है डिस्प्यूट, तो जितनी लागत उसने लगाई है स्पॉन्सर ने, वो लागत किसान से वसूल ली जाएगी. थोड़ा बहुत रियायत दे दी है कि भैया उसके लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के रूप में आप वसूल लो. बट लीगली इस पूरे एक्ट ने भारत की न्याय व्यवस्था से, भारत की जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, उससे इसका तलाक स्ट्रक्चरली कर डाला है. जो सिविल डिस्प्यूट्स है, सिविल कोर्ट्स हैं, उनका पूरा का पूरा तलाक इस एक्ट ने पहले से ही, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्री नुपचियल एग्रीमेंट कि भैया कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई सिविल राइट्स नहीं, कोई कुछ नहीं. मतलब वी विल नॉट बी इवन टेकन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट्स के जो फंडामेंटल्स हैं कि कंसीडरेशन हुआ कि नहीं हुआ. इट इज ऑल ब्रॉट टू द रिट ऑफ द साहिब, जो ब्रिटिश शासन में था कि भाई साहिब लोग जो बात कर देते थे, वही रिट थी, वही कानून था, वही सत्य हो जाया करता था, क्योंकि वो साहिब हैं. पर बड़ी ही चालाकी से इन सभी साहिबों को, इन सभी अथॉरिटीज को उन्होंने इंडियन पीनल कोड की सुरक्षा प्रदान कर दी. अब अगर आप इंडियन पीनल कोड जाइए, किसी भी प्रथम वर्ष के कानून के विद्यार्थी से बात कीजिए, तो वो कहेगा भाई ये तो बहुत बड़ी चालाकी है. Because the moment you become the public servant, you are guarded by the state and nothing against you. तो 353 बहुत अच्छा आसानी से सरकार लगा देगी. तो यानी कि फार्मर्स को यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आर्बाइटिंग अथॉरिटीज है, ना तो ये पूरे की पूरे जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, तो इनको पब्लिक सर्वेंट बनाते ही इनको न्यायपालिका की भी ताकत आपने दे दी, ये कार्यपालिका भी हैं, और इनको पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ का प्रोटेक्शन आपने दे दिया. तो आप इनकी बात काजी की तरह आपको माननी ही पड़ेगी. सो देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज यू कैन नॉट क्वेश्चन. आप हाकिम साहब के कोर्ट में आप उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं कह सकते. पब्लिक सर्वेंट का केवल ये लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पर आप उनसे ये नहीं कह सकते कि भाई यू कैन नॉट क्वेश्चन देयर एग्रीमेंट, बिकॉज वो तुरंत आपको आईपीसी 353 में आपको अंदर करा देंगे. तो दैट पावर्स दे हैव गिवन ओवर देयर. अगर ये इसका उल्टा होता कि भाई द आर्ग्यूमेंट, द काउंसलिंग, तो दे हैव पुट एवरीवन एज अ पब्लिक सर्वेंट कि हमारी कहानी बची रहे. और फिर कहते हैं नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट. आप कानून में नहीं जा सकते भैया. आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया तो ये बस एक तरफा है. तो ये दूसरी दिक्कत है कि इसका कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, पर ये एक्ट उसको सुपरसीड करके कि अगर आपने ये एग्रीमेंट कर लिया तो यू आर फॉरगोइंग ऑल योर राइट्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज इज गॉन. तो ये इस एक्ट की कुछ कमियां, खामियां, स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस आई वुड से हमें लगती हैं, जिसके कारण ये किसान, पंजाब का जो पवित्र किसान है, केसरिया किसान है, जिसको नाना नामों से आज उद्भाषित किया जा रहा है, वो परेशान है. भारत का पूरा किसान ही परेशान है शायद, पर शायद पंजाब में खेती बड़ी है, वहां का बंदा दिलेर है, दिल्ली के पास है,
उसने इतनी जंगें देखी हैं, इतने आक्रमण देखे हैं, तो शायद इसलिए वो आक्रांत है, वो परेशान है। आइए अब जो तीसरा एक्ट है 21 ऑफ 2020, उसमें क्या घालम-घेल है, उसमें क्या गैप है, उसमें क्या कहानी है, उसको हम देखते हैं। ये जो दूसरा एक्ट है जो कि जिसके बारे में जिसको कहा जा रहा है कि ये मंडी इसने खत्म, इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा नाम दिया गया है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। अब इसकी प्रस्तावना तो बड़ी सुंदर रख दी गई है कि भाई एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers' produce, which facilitates remunerative prices through competitive alternative trading channels to promote efficient, transparent, and barrier-free interstate and intrastate trade and commerce of farmers' produce outside the physical premises of markets and deemed markets notified under various state agricultural produce market legislations to provide facilitative framework for electronic trading and matters connected therewith. तो प्रियम्बल में तो बड़ी सुंदर सुंदर भाषा लिखी गई है कि भाई वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, बट ये जो इकोसिस्टम इस बिल ने बनाया है, अगर आप इतिहास के छात्र रहे हैं तो 1909 में भारतवर्ष में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के तहत पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई कि हिंदुओं की इलेक्टोरेट अलग होगी, मुसलमानों की इलेक्टोरेट अलग होगी। और दिस क्लेवरनेस ऑफ द ब्रिटिश डेस्पॉट्स लेड समवेयर टू द टू नेशन थ्योरी, जो चल तो रही थी, बट ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रकाश में आने से भारत भंग हुआ। 10 मिलियन लोगों की एक बहुत ही क्रांतिकारी जो पार्टीशन की विशद दारुण गाथा है, हम सभी को पता है। तो उसका कारण क्या था कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने रिफॉर्म्स के अंतर्गत 2 इलेक्टोरेट्स की बात कर दी गई। तो यहां पे भी इस एक्ट में जो प्रधान बात है कि इन्होंने जो एपीएमसी मंडी है और इन्होंने एक नई टर्म का यहाँ पर सूत्र डाला है जिसको वो ट्रेड एरियाज कह रहे हैं। तो इन्होंने ये ट्रेड एरिया यहाँ पे बात कही गई है, तो इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। बात तो वो कर रहे हैं इकोसिस्टम की, ठीक है, पर एक राष्ट्र में 2 विधान की बात हो गई। क्यों 2 विधान की बात हो गई? इन्होंने मंडी तो हम सब समझते हैं एपीएमसी मंडी, ट्रेड एरिया की बात इन्होंने यहां कर दी, राइट। तो यानी कि मंडी के बाहर का जो राष्ट्र है, विदाउट द मंडी, जैसे आईपीसी के शुरुआत में आप अगर पढ़ेंगे तो विद इन इंडिया, विदाउट इंडिया, इस तरह की बड़ी एक कानूनी पूरी कहानी वहां रची गई है कि जैसे अमेरिका की अगर दूतावास भारत में है तो वो जो परिधि है वो अमेरिका का दूतावास माना जाएगा। तो मंडी को विशिष्ट बनाकर उन्होंने उसको अवशिष्ट करने का रूपक डाल दिया, जिसका पूरा प्रावधान ये क्लॉज 6 में डाल दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और यही इस फसाद की जड़ है। ये जो दूसरा एक्ट है, मार्केट फी अंडर स्टेट एपीएमसी एक्ट एक्सेट्रा इन ट्रेड एरिया। अब आपको गौरतलब होगा कि मंडी में जब किसान अपना माल देने जाता है तो एक एमएसपी की व्यवस्था है। एमएसपी का जो ऑर्बिट है वो गेहूं चावल से बढ़ रहा है। सरकारों की वित्तीय अवस्था के अनुसार वो बाकी एमएसपी घोषित तो करते हैं पर सरकार खरीद नहीं कर पाती क्योंकि मार्केट इज एनॉर्मलस। तो बजाय इसके कि एक आप स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल के रूप में बढ़ते कि भाई एमएसपी हमारे देश का फ्लोर प्राइस है, जैसे अगर एमआरपी एक अपर प्राइस है टू एंश्योर दैट द फूड ग्रेन्स रिमेन अफोर्डेबल टू द पीपल, तो एमएसपी इज समथिंग विच विल एंश्योर दैट फार्मर्स एटलीस्ट डोंट गो टू अ लॉस। सटोरिये जो हैं, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो क्वार्टरनरी इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं, जो वास्तव में कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करते, बड़े बड़े संस्थानों से पढ़कर अभियांत्रिकी के छात्र जब प्रबंधकीय शिक्षा में, और प्रबंधकीय शिक्षा में भी जब वित्तीय व्यवस्थाओं में चले जाते हैं तो वहां पे सटोरिये ट्रेडिंग एक अलग प्रकार की हो जाती है। मैक्रोज में डील करते हैं, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। तो अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वो ये है कि भाई इस डेरिवेटिव को, क्योंकि वो माल से नहीं डील करते, वो उस माल का डेरिवेटिव, उसका एस्पेक्ट में डील करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात कही गई, हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि भैया मुफ्त में तो जहर ही दिया जाए।
तो ये कहते हैं कि जी नो मार्केट फीस और सेस और लेवी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ shall be levied on such farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers produce in a trade area। यानी कि मंडी से बाहर, मंडी तो एक बना दी गई दूतावास, या कोविड की भाषा में कहें तो वो रेड जोन है जी, क्वारंटाइन जोन है, जो जो बिल्कुल बैरिकेडेड है, वहां से निकल ही नहीं सकते आप। मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी चार्जेस अ फीस, जैसे हम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन में रहते हैं तो मेंटेनेंस का चार्ज देते हैं कि नहीं देते हैं, जो अगर आप वो चार्ज ना दो तो आप आरडब्ल्यूए के चुनाव में भी नहीं खड़े हो सकते, वोट तक नहीं दे सकते जी, ऐसे कानून बने हुए हैं इस देश में। तो मंडी के बाहर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई कर नहीं देना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि भाई जो वो ट्रेडर है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, आज आप वो जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब तो शुरू शुरू में वो प्लास्टिक मनी चली। आज सारा व्यापारी कहता है सब एटीएम बगल में है, नोट दे दो या फिर 2% एमडीआर दे दो। तो डिजिटल वर्ल्ड में जब सारा ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, कोई एम्प्लॉय बैठ के इधर से इधर, एक बार सरकार ने अगर इतनी बड़ी एनपीसीआई बना दी, उसके बाद भी 2 से 3% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ये कंपनीज चार्ज करती हैं केवल पैसे के लेन देन से, यानी कि इस खाते से इस खाते का। इट्स सिंपल अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, कोई वैल्यू चेंज नहीं है। यहां तो भाई तू माल ला रहा है, माल मैं उतारूंगा, माल मैं अपने गोदाम में भरूंगा, तो ऐसे बड़े, जिसको कहते हैं कि भैया भामाशाह इस देश में कहां से पैदा हो गए साहब, ऐसे बड़े भामाशाह जो बिना कोई चार्ज लिए, बैंकर्स तो 2-2% बैंक चार्जेस पे झगड़ा हो रहा है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस चला गया तो पेनल्टी काट लेगा जी बैंक, राइट? वहां तक तो एक एक आने पाई के पैसे के लिए मर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे किसान अपनी ट्रॉली भर के सामान ला रहा है और दूसरा आदमी ले जा रहा है। तो भाई ऐसा क्या उसके अंदर भावना आ गई सेवा की कि वो कुछ भी पैसा नहीं लेगा उस काम के लिए। तो हमारे भारतवर्ष में तो ये परंपरा रही है कि भाई हर किसी को उसका यथायोग्य मूल्य देना चाहिए, बिकॉज अंटिल और अनलेस यू सेट अ मूल्य फॉर अ सर्विस, देयर इज समथिंग, दाल में कुछ काला है। एंड आई गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल फॉर दैट। बिग ई कॉमर्स कंपनीज विच केम, जो बिग बिलियन डॉलर सेल्स की बात करते हैं, जो और भी नाना प्रकार के प्रलोभनों से त्योहारों के समय मिडिल क्लास को एक आकर्षण देते हैं, आ जाओ हम तुम्हें पता नहीं क्या दे देंगे। तो उन्होंने, जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं जिन्होंने अपनी छोटी पूंजी लगा के छोटा ट्रेडिंग करके जो अपनी दुकानें लगाई थी, उनकी कमरें तोड़ दी। डीप डिस्काउंट जिसको कहते हैं, डीप डिस्काउंट करके, मतलब 50 रुपए का कट्टा और 1 रुपए में डीप डिस्काउंट कर करके, जिसपे बहुत हमारे बाकी संगठन, सी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आज तक फाइट करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आपने मंडी का टैक्स हटा दिया, जो मंडी का जो फैसिलिटेशन था, और इनको उससे आउट कर दिया, तो दिस इज लाइक आपने दो परिपाटी बना दी। तो अब जब सरकार ये कह रही है कि जी मंडी पे हमने कुछ नहीं किया, तो साहब आपने मंडी खत्म तो कर दी। क्लॉज 6 ऑफ 21 ऑफ 2020 इज द डेथ वारंट ऑफ मंडी। तो किसान इतनी अंग्रेजी नहीं समझता, पर वो मूल बात समझता है, मूल बात। तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉज, जिस पर सारा का सारा किसान अड़ा पड़ा है, लड़ा पड़ा है, इतनी ठंड में जब हम रजाई कंबल ओढ़े बैठे हैं, और बेचारा किसान अपने घर से दूर, और पता नहीं क्या क्या उसको कहा जा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल फैलेसी है, और बार बार हमें ये लगता है कि ये जो कानून है, ये जो सारी की सारी बात है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी की छाप कतई नहीं दिखती, बिकॉज वो बहुत सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसकी जो पूरी व्याकरण है, इसकी जो पूरी भाव भंगिमा है, ये कहीं से उन पर आरोपित की गई है, किन्हीं कारणों ने आरोपित की है, क्योंकि उनका जैसा, जो कहते हैं कि जो ऐसा नेतृत्व इस देश को युगों के बाद मिला है, जो युगांतरकारी उनकी स्थिति है, तो ये सब चीजें तो इतने बड़े बड़े जो ये फॉल्ट लाइंस हैं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ये देश कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि ये प्रधानमंत्री जी की छाप वाला बिल है। तो ये तो पूरा का पूरा एक छद्म रूपक निकल कर आ रहा है कि भाई भवती भिक्षाम देही और एमएसपी की लक्ष्मण रेखा,
को लांघ कर दे ही, तो मार्केट फोर्सेस का जो गेम है, अभी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में क्या कहते हैं, ब्रेंट क्रूड जो तेल है, कच्चा तेल है, उसकी ट्रेडिंग नेगेटिव में भी चली गई, नेगेटिव में ट्रेडिंग। अगर आप लोगों ने एयरलाइंस में ट्रैवल किया होगा तो यहाँ पे भी घालमेल ये है कि अगर आपने कभी अपनी डिस्काउंटेड फ्लाइट कुछ भी कैंसिल कर दी, तो कई बार उसको कैंसिल करने का मतलब है, आपने अगर 3,000 की टिकट बुक करी तो आपको 500 रुपया और देना पड़ेगा उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड की चमक धमक, उनका जो तिलिस्म है, ये हमारा सीधा साधा किसान जिसमें 86% मार्जिनल है, और हम कह रहे हैं कि भाई उसका भाग्य बदल जाएगा, वो भाई अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तक तो कर नहीं पा रहा है? वो इतनी लाचारी बेचारी में, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन तो दीजिए। आपने तो रही सही जो टूट की जो प्रोटेक्शन की व्यवस्था थी, आपने तो माफिया को, जो एग्रेरियन माफिया है, उसको लीगलाइज कर दिया इस प्रोसेस के साथ में। अब आप ये बताइए कि ये एक्ट गा गा कर बोल रहा है कि वी आर एडिंग टू द वोज ऑफ द फार्मर्स। तो अगर जो 15% बड़ा किसान है, तो वो तो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो आई थिंक देर इज जो किसानों की डिमांड आ रही है कि जी ये पैबंद क्या लगाएंगे आप, पैबंद ना लगाइए, इन सबको रिपील करिए, और एक क्लीन सीधा, जो प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल साफ सुथरी जो उनकी भूमिका है, उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो चरित्र है, उनका जो धवल व्यक्तित्व है, उस तरीके से एक स्पष्ट स्पष्ट बात करता हुआ एक विधेयक लेकर आइए। और किसान दिवस नजदीक आ रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है, किसानों के पहले और शायद अंतिम प्रधानमंत्री वही रहे। तो देखिए, रास्ता निकालना पड़ेगा। क्रिएटिव रेजिस्टेंस का हमारा अर्थ यह है कि समाधान दीजिए, केवल रोकिए मत। वी वांट रिफॉर्म्स, वी वांट मॉडर्नाइजेशन, बट इट हैज टू हैपन विद इन आवर सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं स्वयं, स्वदेशी जागरण मंच ले लीजिए, या भारतीय किसान संघ जो कि हमारे राष्ट्र के अधिष्ठान है, वह भी एमएसपी को एक आधारभूत सूत्र के रूप में रख रहे हैं। बड़ा सुंदर है। एमएसपी इज द फलक्रम अराउंड विच वी कैन इंश्योर दैट फार्मिंग रिमेन्स रेम्यूनरेटिव। अगर फार्मिंग रेम्यूनरेटिव रहेगी तो नया लड़का जो किसान का बेटा है, वो कहेगा चलो यार खेती कर लेता हूं, एंड मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग। तो द फूड सिक्योरिटी विल बी सस्टेन्ड। और एमआरपी की आपने टॉप लाइन तो बनाई ही है, तो आप एमएसपी को लीगल जामा पहनाने में क्यों कतरा रहे हैं? कि अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा नेता इतना धवल है, तो नीति में ऐसा घालमेल क्यों? नीति में ऐसे घुटलियां, और ये घुटलियां नहीं है, ये तो बड़ी ही कड़वी घुटलियां हैं, और इनका अगर विवेचन और गहराई में जाके किया जाए तो ये तो बड़ी ही भयावह प्राप्त हो सकती हैं। तो जैसे बहुत ही वरिष्ठ जो जूरिस्ट थे ननी पालखीवाला जी, उन्होंने कहा कि भारतीय डेमोक्रेसी को अगर किसी ने बचा रखा है तो भारत के निरक्षर पर शिक्षित व्यक्ति ने बचा रखा है। लिटरेसी एंड एडुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अ लॉट अबाउट लिटरेसी एंड अ बिट अबाउट एजुकेशन एज वेल, बट भारत का वो नॉन डिग्री धारी किसान, हम बड़े बड़े डिग्री धारियों से भी कहीं कई मामलों में बहुत आगे बैठता है। वो दूर की सोचता है, उसकी समझ है। तो इसी बात के साथ बहुत लंबा हो गया, पर बात इतनी गहरी थी कि मन के उद्गार को इसको प्रस्तुत करने का भाव बना। भाई, एक व्यापक यज्ञ चल रहा है, होना तो हुई है वही जो राम रचि राखा। पर हम आज इस ऐतिहासिक समय पे हम किस ओर खड़े हैं, हम किन मानकों के स्तर पर खड़े हैं? हमारे ठेंगड़े जी ने द थर्ड वे की बात करी, नाइदर द सोशलिज्म नॉर द कैपिटलिज्म। ये दोनों ही, सीताराम गोयल जी ने भी कहा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू ही हैं, वेयर द कंट्रोल इज ऑफ द फ्यू। Why can't we give back our people their own power? Because we the people have given ourselves this constitution. So this bill, which derives from that spirit of our Indian constitution, first, it should not have been brought in such a haste by way of an ordinance, and on that seminal day of 5th of June, when Baba Ramdev and his entire following was driven out from Delhi
so mercilessly by Delhi police on the diktat of the rulers of that day. So it is quite an important day in India's history. कि आप और फिर जिस प्रकार से इस बिल को राज्यसभा में, जहाँ पे इतने उच्चतम लोग हैं, आप बात रखिए, विमर्श रखिए, और एक सिद्धांत की बात जब हमारी ही एक राष्ट्रीयता की धारा से सिगे हुए लोगों से आ रही है, तो क्या हमें वो शक्तियां रोक रही हैं? अरे भाई, अगर कोई शक्तियां अदृश्य हैं, तो हम जी तंत्र मंत्र जंत्र का इंतजाम करें। जो भूत भय आ चुके हैं, उससे आज पूरी भारत की जनता आपके साथ खड़ी हुई है। तो ऐसी कौन सी आतताई और बाह्य शक्ति है जो हमारी भारतीय अस्मिता को हरण करके ले जाए? तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। आशा है कि आपको ये एनालिसिस, ये विश्लेषण, ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। और हमारी तो भारतीय परंपरा है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यह तो स्वांतः सुखाय के लिए हमारी प्रस्तुति थी। आप सुधीजन इसमें से कितना कुछ ले पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये चरैवेती है, इसमें आप और ऐड कीजिए योर क्वेश्चंस, put it in the comment box, and we will take up its multifaceted perspectives. We'll bring in more experts from various quarters where they are coming from, और we will deliberate it further. तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।